नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम अपनी उन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ की बैठक को आज करेंगे संबोधित। इसी के साथ यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। इसी के साथ खान पान की चीजों में मिलावट पर सीएम योगी सख्त आदेश लिया है। उन्होंने सख्त रुख अपनाया है और जल्द इस पर कानून भी आ जाएगा। यूपी परिवहन में महाकुंभ मेले के लिए 7,000 नई बसें बेड़े में शामिल की हैं। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम आज का एजेंडा में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ समिट की 23वीं बैठक के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय विदेश मंत्री का भव्य स्वागत किया। एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मेजबानी में आयोजित डिनर में शामिल हुए। ये 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तानी यात्रा है। जयशंकर से पहले पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद में केवल 24 घंटे रहेंगे। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अगस्त में पीएम मोदी को एससीओ समिट के लिए न्योता भेजा था, लेकिन इसमें शामिल होने जयशंकर पहुंचे हैं। इस पर नवाज बोले कि एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी जी आते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो सम्मेलन है या समिट है, यह केवल एससीओ की मीटिंग है शंघाई को लेकर के। इसके अलावा इस पर कोई और चर्चा होगी ऐसा लगता नहीं है। इससे पहले भी माननीय विदेश मंत्री अपनी एक वार्ता में इस प्रकार की बात कह चुके हैं। भारत पाक के जहां तक रिश्तों की सवाल है, वो किस हालात में वो करेंगे, ये तो देश में अलग से तय होगा और उसी विषय को लेकर के बात हो सकती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता जी, अभी जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति है उसमें आप एससीओ की भूमिका को कैसे देखते हैं? मैडम देखिए, एससीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर देखा जाए तो ये दुनिया का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये 42% दुनिया का पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और 22% इसका लैंड एरिया है और 20% इसका जीडीपी है। तो कम से कम जनसंख्या के आधार पर ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, भारत के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने इसको 2005 में ज्वाइन किया था एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस और 2017 में इसको मेंबरशिप मिली और इसके आज 10 इसके मेंबर्स हैं। भारत के लिए इसका ये महत्व है कि ये भारत के लिए 2 प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस है। पहली बात, भारत ने कहा है कि इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम जो हमारे पुराने जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, खास तौर से जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये जो 4 ये मेंबर्स हैं, प्लस रशिया है और भी 2 अदर कंट्री हैं और भी लेटेस्ट जो बेलारूस हो गया, ईरान हो गया, इन सब के साथ भारत के बहुत पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिलेशंस है। एक तो उसको प्रमोट करना है, भारत की सॉफ्ट पावर जो है। दूसरी बात है, भारत को सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, जहां पर ये सारे कजाकिस्तान और जितने 5-10 कंट्री, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो 5 कंट्रीज हैं, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा ये रिच हैं। खास तौर से जो हाइड्रोकार्बन का जो बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है, बहुत सारे वहां मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लूटोनियम हो, चाहे आयरन ओर हो, चाहे बहुत सारे, वो सब भारत के लिए बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण एक विषय है। तीसरी बात यह है कि भारत का एससीओ के लिए इसलिए भी इतना ज्यादा महत्व है क्योंकि भारत रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना चाहता है और इसलिए भारत ने चाबहार जो पोर्ट है उसको डेवलप करना शुरू किया है। अब तो काफी एडवांस आ गया है, जिसमें ईरान और उज्बेकिस्तान और भारत इसमें शामिल है चाबहार पोर्ट में। तो भारत के पास सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए एक ये लैंड रूट ये मिल जाएगा।
जो अभी बहुत भारत के लिए आसान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पर है, जो ब्लॉक कर रहा है हमारे एक्सेस को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए। जी। और मैडम एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि भारत ने हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध जो स्टैंड लिया है। तो जो हम्म। हमारे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर जो है, यानी पाकिस्तान से लगा जो बॉर्डर है, जो जहां से पूरा आतंकवाद आता है, भारत ने कहा है कि हम इस आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हम अपनी आवाज मुखर करेंगे इस एससीओ में, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान भी इस एससीओ का एक मेंबर है। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छा ये अवसर है कि भारत की आवाज जो आतंकवाद के विरुद्ध विरुद्ध है, ग्लोबल लेवल पर है, ये साथ साथ रीजनल लेवल पर भी ये आवाज और मुखरित
का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना, तो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख तय कर ली है। वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। यूपी में 9 विधानसभा सीटें जिन पर चुनाव होने हैं उनमें करहल, फूलपुर, सीसीमाऊ, कटहेरी, मंझवा, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर और कुंदर की सीट शामिल है। वहीं 10 में से एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट ने दायर याचिका की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर याचिका दायर की थी, जो अभी अदालत में लंबित है। इस वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले मिल्कीपुर से पूर्व विधायक गुरु गोरखनाथ के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि कोर्ट में दाखिल याचिका को हम वापस लेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, जैसा सुनने में आ रहा है कि कोई चुनाव याचिका उसमें डाली गई है, इस कारण से रोका गया है, तो मुझे लगता है कि इसको अगर पहले से निस्तारण रखे कर लेना चाहिए था और निश्चित तौर से इस पे इनका भी यहाँ का भी चुनाव कराना चाहिए था, क्योंकि चुनाव की डेट तो साथ ही साथ आई। और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये कहीं ना कहीं ये चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, और चुनाव हारने के कारण से काफी घबराहट है। इस नाते इन्होंने अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कराने का पूरा प्रयास किया है। तो इस पर पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से एक विधायक भी रह चुके हैं, और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी कि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, यूपी में उपचुनाव होने वाले, उसमें 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो 9 सीटें हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये 9 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए सत्ता का सेमीफाइनल कही जा रही हैं। जी, दोनों ही पार्टियां इसको अत्यंत गंभीरता से लिए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से इससे पहले 6 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई थी। हालांकि ये सूची उस दिन जारी हुई थी जब हरियाणा में कांग्रेस की हार हो जाती है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन हुआ था तो उनको एक बड़ी सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद से माना यह जा रहा था कांग्रेस भी कह रही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ेगी। उसने दावा किया था कि फूलपुर और मंझवा सीट पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद ये प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए। इसके बाद इनका गठबंधन चुनाव इसीलिए बेहद ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। वहीं मायावती भी इन चुनावों में भागीदारी करेंगी। उन्होंने भी ऐलान किया है वो अकेले अपने दम पर इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आमतौर पर पहले ऐसा होता था कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में कोई हिस्सेदारी नहीं करती थी। हालांकि बीच में उन्होंने कुछ सीटों पर उपचुनाव में साथ दिया था एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, जब एक बार उनको सपा को और बसपा को सफलता मिली थी। उसके बाद लेकिन जब 19 के लोकसभा चुनाव में दोनों लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तब बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी इस गठबंधन को,
और भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी 2019 के चुनाव में। अब आ गई है उपचुनाव की बारी, आ गई है। अब तारीखों का जो ऐलान हो गया है और 13 नवंबर को जो वोटिंग की जाएगी, इसमें तय होगा कि कौन किसकी प्रतिष्ठा बचती है, क्योंकि तमाम सारी अहम सीटें हैं इसमें। इनमें जो सीट है, खासतौर से जो सांसद हैं उनकी पत्नियां या जो नेता हैं उनके परिवार के ही लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से टिकट का वितरण करती है, टिकट वितरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, इनकी अभी हाल ही में 3 दिन पहले दिल्ली में आला कमान के साथ मीटिंग भी हुई थी और सारी तैयारियों पर चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में इन जो भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर मंत्रियों को प्रभारी बना रखा है। एक एक सीट पर 2 मंत्री प्रभारी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को 2-2 सीटों की प्रभार अलग से दिए जा चुके हैं। मतलब एक जो कड़ी बनाई गई है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां पर जो नेता, जो प्रभारी हैं, वो जाकर वहां रात्रि में रुकते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं, वहां की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं आम लोगों की, कि वहां किस तरीके से किसको टिकट दिया जाए, कौन ज्यादा प्रभावी है, कौन अच्छे तरीके से चुनाव लड़ सकेगा। वही समाजवादी पार्टी ने भी सभी सीटों पर प्रभारी बना रखा था। उसने तो अपने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिनमें से मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होगा। हालांकि जो है मिल्कीपुर के जो पूर्व विधायक है बाबा गोरखनाथ, उनसे हमारी ये बात हुई थी। कल एक उनके वकील का बयान अभी आपने दिखाया, वो जारी किया गया है कि वो अब चाहते हैं कि इस सीट पर चुनाव हो, जो भी हाईकोर्ट में जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया की जाएगी और वो अपना मुकदमा वापस ले लेंगे, इसे सरेंडर करेंगे इस मामले को। तो आने वाले समय में हमें लग रहा है अगर ये न्यायिक प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा, ये तो है, और जल्द से जल्द चुनाव होगा। लेकिन इन 9 सीटों के लिए जब तारीखों का चुनाव का ऐलान हो चुका है, इनमें बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट है जो अखिलेश यादव ने छोड़ी है। करहल सीसामऊ कानपुर की सीट है जहां पर इरफान सोलंकी अयोग्य घोषित हो गए थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। इस तरह के तमाम सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक, अब देखा जाए विंध्याचल तक, इन जगहों पर चुनाव है और चुनाव ही बेहद महत्वपूर्ण और रोचक होगा, क्योंकि इन 9 सीटों पर सभी दलों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। मायावती भी चुनाव में अपने प्रत्याशी घोषित करेंगी, उनका उम्मीदवार किस तरीके से स्टैंड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता हाल फिलहाल में तय करेगी इन 9 उम्मीदवारों को। हालांकि इन चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है ये। 2027 के पहले से कहा जा सकता है एक सेमीफाइनल का। बिल्कुल बिल्कुल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। खाने पीने की चीजों में थूक या गंदी चीजों की मिलावट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यूपी सरकार कठोर कानून लाने जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित कानून के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। सीएम ने ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध के दायरे में लाने के साथ सजा और जुर्माने का अध्ययन कर अध्यादेश तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट कानून तैयार किए जाए। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कारावास अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। कानून में विक्रेता को साइन बोर्ड लगाना जरूरी होगा। कर्मियों को पहचान पत्र धारण करना होगा। रसोई घर में भोजन पकाते परोसते समय सिर ढकना, मास्क, दस्ताने पहनना जरूरी होगा। रसोई घर, भोजन कक्ष में पर्याप्त कैमरे लगाने होंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, तिरुपति बाला मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों और प्रसादों पर कड़ी सुरक्षा रख रही है। अभी प्रसाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भी प्रसाद में मिलावट को रोकने के लिए अब प्रसाद मंदिर परिसर में बनेंगे। अब ये जो निर्णय लिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये अच्छा निर्णय है। देखिए, जो व्यवसाय करते हैं वो मिलावट का खेल कर सकते हैं। अभी जांच चल रही है तिरुपति की भी, और ये प्रिकॉशनरी सावधानी रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि वो प्रसादम का निर्माण स्वयं करेंगे और उच्च गुणवत्ता का और अच्छी क्वालिटी की चीजें उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बेहतर कदम है और ये हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो जिन्हें पैसा कमाना है वो तो कहीं भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। चूंकि प्रसाद आस्था और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
जी विजय जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। देश में एक तरफ जहां चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का बहराइच अभी भी हिंसा की आग में झुलस रहा है। दरअसल बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सीएम योगी ने बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्र के परिजनों से मुलाकात की और सीएम ने परिजनों को न्याय का आश्वासन भी दिया और मुआवजे का ऐलान भी किया। घटना के बाद से बहराइच में सुरक्षा की कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके में आरआरएफ और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। फिलहाल हिंसा पर यूपी प्रशासन ने स्थिति पर काबू पा लिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामेंद्र जी, बहराइच में हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। अब इस बार सीएम योगी ने भी कहा है कि जो भी अपराधी है उस पर कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। बहराइच में सुरक्षा को लेकर अभी क्या माहौल है? सुरक्षा की क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, बहराइच की सुरक्षा में कोई ढील अभी तक नहीं दी गई है। 4 आईपीएस अधिकारी लगाए गए हैं, 2 एडिशनल एसपी के अधिकारी हैं, 4 सीओ स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। सीओ महसी को हटा दिया गया है, यशो हरदी को हटा दिया गया है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में कहीं भी कारित न हो, इस तरीके की कार्रवाई की जाए, चाहे उसके पीछे कोई भी हो। जिन लोगों ने हत्या आरोपी हैं जो लोग, उनके भी कनेक्शन समाजवादी पार्टी से मिल रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो जाहिर है सरकार कोई ढील नहीं देना चाहती है। दोनों संप्रदाय समुदाय सौहार्द के साथ रहें, किसी भी धर्म में, किसी की भी संस्कृति में कोई जाकर के डिस्टर्ब ना करे, और जो संस्कृति है उसके साथ चलने जुड़ने का जज्बा रहे लोगों में, इस तरीके की व्यवस्था सरकार कर रही है। सेक्टर में बांटा गया है, जो 20 किलोमीटर का एरिया है वो सेक्टर में बांट दिया गया है। एक सेक्टर की जिम्मेदारी एक आईपीएस अधिकारी को दी गई है और यहाँ पीएससी लगाई गई, आरएएफ लगाई गई, स्थानीय फोर्स लगाया गया है, यहाँ तक कि जो ब्लैक कैट कमांडो है वो उतारे गए हैं। तो सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। एक भी जगह अगर कोई घटना कोई भी कारित करने का प्रयास करेगा तो प्रशासन सतर्क है और उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। बरखा जी, रामीन जी, ये कहा गया था कि 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद होंगी। क्या ये कल से खुल जाएंगी इंटरनेट सेवाएं कि अभी भी ये आगे चलती रहेगी, इंटरनेट सेवा बंद रहेगी? देखिए, इसका पुनरीक्षण प्रशासन कर सकता है, लेकिन इंटरनेट सेवा ना खुलने से कई चुनौतियां भी है। जैसे जो वीडियोज मिल रहे थे, जो सूचनाएं पुलिस को मिल रही थी वो नहीं मिली हैं। पुलिस को अभी शायद और कई मुकदमे दायर करने पड़े, क्योंकि और चिन्हित लोग हैं जिन पर पुलिस मुकदमा दायर करके कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरीके के अभी हालात हैं और प्रशासन सतर्क है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति रहेगी। अभी शांति है, संयम लोग बरत रहे हैं, लेकिन प्रशासन चाहता है कि यह सौहार्दता जैसे पहले थी उस तरीके से बनी रहे, परिस्थितियां ऐसी ना है कि पुलिस को दोबारा कार्रवाई करनी पड़े। और जिन लोगों को इसमें संलिप्तता थी, जो पुलिस अधिकारी इसमें दोषी पाए गए, उनको हटाया गया है और सामाजिक रूप से भी काम किया जा रहा है। जो तमाम धर्मों के धर्मावलंबी हैं, जो उनके मठाधीश हैं, वो लोग दे रहे हैं लोगों को कि कोई ऐसी घटना न करें, कोई इस तरीके का बर्ताव न करें कि दोबारा माहौल बिगड़े यहाँ पर। बिल्कुल रामीन जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इस तरह के माहौल का चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इस तरह के माहौल का निश्चित रूप से जो भी घटना होती है उसका चुनाव पर माहौल असर पड़ता है, इसलिए कि जो जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत है, जिस तरह वोट होता है उत्तर प्रदेश में, 100% इसका इम्पैक्ट उस चुनाव में पड़ेगा और अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से मतदान कर सकते हैं। ये संभावनाएं हैं, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से लोग एक साथ रहें, ये प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिकता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, लोगों की धार्मिक आस्थाएं एक दूसरे से आहत न हो, जो धार्मिक भावनाएं हैं, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। बरखा जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र जी। तो अपनी आज का एजेंडा में अपनी अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है। प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं के लिए 7000 नई बसें अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। इस बीच यूपी परिवहन निगम आगामी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7000 बसों का संचालन करेगा। प्रथम चरण में 3050 बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण में सभी 7000 बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
स्नान पर्व को देखते हुए महाकुंभ मेले को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण 12 जनवरी से 23 तक, दूसरा 24 जनवरी से 7 फरवरी व तीसरा 8 से 27 फरवरी तक रहेगा। इसी के हिसाब से बसों का संचालन होगा। इस दौरान 165 मार्गों पर यूपी रोडवेज की बसों का संचालन होगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सभी बसें दिसंबर तक जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगी और महाकुंभ मेले क्षेत्र में ग्रीन कुंभ के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी बसें ही चलाई जाएंगी। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।